Hey guys, welcome to the second lecture of the chapter Biological Classification. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे RH व्हिटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। मगर उससे पहले चलो थोड़ा लेक्चर 1 को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था। लेक्चर 1 में हम एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन सिस्टम से स्टार्ट किए थे जो कि है फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल ने क्या किया था, ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला प्लांट, दूसरा एनिमल। प्लांट को किस बेसिस पे डिवाइड किया था? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब प्लांट को फर्दर और क्लासिफाई किया तीन कैटेगरी में, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। किस बेसिस पे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। यानी कि ट्रीज जो होंगे वो सबसे लंबे होंगे, सबसे लंबे वाले प्लांट। उससे ट्री से जो थोड़े छोटे होंगे वो श्रब्स, और भी ज्यादा सबसे छोटे जो होंगे प्लांट कैटेगरी में वो हो गए हर्ब्स। और एनिमल को जब एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया तो कहा कि दो तरह के एनिमल होते हैं, एक जिनमें रेड ब्लड पाया जाता है यानी कि आरबीसी पाया जाता है, और दूसरा विदाउट रेड ब्लड जिसमें आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल नहीं पाया जाता है। तो ये था एरिस्टोटल का फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट फॉर क्लासिफिकेशन। एरिस्टोटल के बाद आए लीनियस साहब। लीनियस साहब ने एरिस्टोटल के बाद टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। कहा कि दो तरह के किंगडम होते हैं, एक प्लांटिया जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और दूसरा जो होता है वो किंगडम है एनिमेलिया जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। मगर लीनियस का जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। पहला क्या था कि लीनियस का जो टू सिस्टम क्लासिफिकेशन था वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब तुम सोचोगे कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, तो तुम बस इतना समझ लो कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल सेल होते हैं। प्रोकैरियोट्स आर सिंपल सेल, बस अभी इतना ही ध्यान में रखना, सिंपल सेल। और यूकैरियोट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेल। ओके, तो ये दो तरह के जो सेल है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम। दूसरा ड्रॉबैक था डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म के बीच में भी कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था लीनियस का टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और तीसरा ड्रॉबैक था कि इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि एल्गी जो है, ग्रीन एल्गी या फंजाई, इनके बीच में कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था लीनियस का टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये सब ड्रॉबैक्स क्यों आ रहे थे? पता है क्यों? क्योंकि एक नीड था, देयर वाज अ नीड फॉर इंक्लूडिंग बिसाइड्स ग्रोस मॉर्फोलॉजी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि अगर हम सिर्फ ग्रोस मॉर्फोलॉजी को ही लेके चलेंगे तो हम अच्छे से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने के लिए ऑर्गेनिजम्स का हमें और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करना पड़ेगा। और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? सेल वॉल का स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है, चौथा हैबिटाट्स, पांचवा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअल वे में या फिर सेक्सुअल वे में, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड करना जरूरी था। और छठा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रिमिटिव है और कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो एडवांस्ड है। ये सारे क्राइटेरिया को, इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर अच्छे से इंक्लूड किया जाए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में और इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाए तो क्लासिफिकेशन सिस्टम और भी अच्छा किया जा सकता था। तो इसके बाद जो अगले क्लासिफिकेशन सिस्टम आए वो इन सब क्राइटेरिया को भी इंक्लूड करना शुरू किए। तो लीनियस के बाद जो अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम आया वो था अर्नेस्ट हेकल का, जो कि था थ्री किंगडम सिस्टम, यानी कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में अर्नेस्ट हेकल ने तीन किंगडम बनाया, प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा। देखो, प्लांट और एनिमल जो है वो तो कांस्टेंट चलता आ रहा था एरिस्टोटल के समय से ही, बस अर्नेस्ट हेकल ने एक प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया जिनमें अर्नेस्ट हेकल ने सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया। अर्नेस्ट हेकल के बाद आए कोपलैंड साहब, इन्होंने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया जिसमें वही प्लांटिया, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा तो था ही, उसके साथ साथ एक और किंगडम आ गया मोनेरा, जिसका पहले नाम था माइकोटा, फिर उसका नाम चेंज करके मोनेरा पड़ा। मोनेरा में क्या आता है? मोनेरा इंक्लूड करता है सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। तो ये तो था हमारा फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक के तरफ,
जो कि है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि दिया था RH व्हिटेकर ने। तो चलो देखते हैं। RH व्हिटेकर जो थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। कौन से ईयर में? ईयर 1969 में। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम बनाए थे। पहला वही हमारा प्लांटिया या फिर प्लांट, दूसरा एनिमेलिया या फिर एनिमल बोल लो, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा मोनेरा, और इन्होंने एक और किंगडम ऐड कर दिया कोपलैंड के बाद, जिसका नाम है फंजाई। ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन था, ये 5 किंगडम का, ये 5 क्राइटेरिया के ऊपर था। 5 मेन क्राइटेरिया क्या था वो? पहला सेल स्ट्रक्चर, दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसे हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा रिप्रोडक्शन, और पांचवा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो चलो अब हम हर एक एक मेन क्राइटेरिया को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सेल स्ट्रक्चर में RH व्हिटेकर ने 2 तरह के सेल के बेसिस पे क्लासिफाई किया। पहला प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। दूसरा जो क्राइटेरिया था वो था थैलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म को कहा कि कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर यानी कि जो नीड था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बीच में डिस्टिंग्विश करने का, जो कि लीनियस नहीं कर पाए थे, वो RH व्हिटेकर ने उस चीज को मेन क्राइटेरिया पकड़ा था, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहा था RH व्हिटेकर। तो RH व्हिटेकर ने क्या किया? बोला कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और मल्टी सेलुलर में भी बहुत तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट कर सकता है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में या तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, अगर वो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तभी। यूनिसेलुलर में तो सिर्फ एक ही सेल होगा, राइट। मल्टी सेलुलर में या तो टिश्यू लेवल होगा, या ऑर्गन लेवल होगा, या ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। अब बात करते हैं तीसरे क्राइटेरिया की, जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। पहला ऑटोट्रॉफ, दूसरा हेट्रोट्रॉप, और तीसरा मिक्सोट्रॉप, जो कि ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप का मिक्स होता है। चलो पहले देखते हैं कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है। देखो ऑटोट्रॉफ में, यहां देखो, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते। 2 तरह का ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पहला फोटोट्रॉप, दूसरा केमोट्रॉप। फोटोट्रॉप में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म लाइट का यूज करता है, लाइट का यूज करता है न्यूट्रिशन बनाने के लिए। जैसे प्लांट, प्लांट में हम जानते हैं एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है? प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और एक क्या, हाइड्रोजन डोनर रहता है। और ये जो कीमोट्रॉफ्स होते हैं, ये केमिकल का यूज करते हैं न्यूट्रिशन बनाने के लिए। याद रखना, ऑटोट्रॉफ मोड वाले न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, ऑर्गेनिक में। जैसे यहाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डोनर, ये दोनों क्या है? इनऑर्गेनिक है। और ग्लूकोज क्या है? ऑर्गेनिक है। तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट को या फिर इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, कीमोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म सिर्फ बैक्टीरिया ही होंगे, बैक्टीरिया, और वो भी सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। और फोटोट्रॉप हमें पता है, प्लांट, एल्गी, ये सब क्या होते हैं? फोटोट्रॉपिक होते हैं। और फोटोट्रॉप का ही दूसरा एक और नाम होता है जिसे कहते हैं होलोफाइटिक, होलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करेंगे, उन्हें हम कहेंगे होलोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनमें होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देता है। किनमें? प्लांट में या एल्गी में। और ध्यान रखना, फोटोट्रॉप को ही होलोफाइटिक भी कहा जाता है। जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज अ होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस। चलो अब मूव करते हैं हेट्रोट्रॉफ की तरफ। हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? एक मिनट, थोड़ा इस समय मिटा रहा हूँ, ठीक है। तुमको लिखना है तो कहीं कॉपी में लिख लेना ये चीज। अच्छा हाँ, एक और चीज, हेट्रोट्रॉफ की तरफ मूव करने से पहले एक और चीज बोलना चाहता हूँ। जो
कीमोट्रॉफ, जैसे फोटोट्रॉफ में फोटोसिंथेसिस आया, लाइट का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिशन बना रहा है, अपना फूड बना रहा है। वैसे कीमोट्रॉफ में अगर कोई बैक्टीरिया कीमोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है तो जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस यानी कि केमिकल एनर्जी को यूज करके बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिशन बना रहा है। ओके, चलो अब मूव करते हैं हेट्रोट्रॉफ की तरफ। हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, देखो हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो खुद खाना नहीं बनाता। जैसे फोटोट्रॉप में एक ऑर्गेनिज्म जो था वो खुद अपना फूड बना रहा था। हेट्रोट्रॉप में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है फूड के लिए। जैसे देखो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एब्जॉर्प्टिव, एक होते हैं होलोजोइक। एब्जॉर्प्टिव में देखो क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव में पहले एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है ये रहा और ये फूड है, फूड। ओके, ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यहाँ ओ लिख दे रहा हूं मैं ऑर्गेनिज्म और ये एफ लिख दे रहा हूं फूड। ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है फूड के ऊपर, ठीक है, और फिर इस फूड को डाइजेस्ट करता है फूड सराउंडिंग में ही है और फूड का डाइजेशन हो रहा है। और फिर जब डाइजेशन हो गया तो इस फूड को क्या करता है, इनटेक कर लेता है, इनटेक कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि आता है हेट्रोट्रॉप कैटेगरी में। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ये दूसरा नाम है ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि देखो ऑस्मोसिस हो रहा है, जिस प्रोसेस से ये जो डाइजेस्टेड फूड को इनटेक कर रहा है ना ये ऑर्गेनिज्म, ये हो रहा है ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, तो इसलिए ऑस्मोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कहा गया है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हेट्रोट्रॉफ में आते हैं और एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि फूड को पहले डाइजेस्ट करेंगे और फिर इनटेक करेंगे। तो उन्हीं को हम ऑस्मोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर ऑस्मोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जा सकता है, कहते हैं। और दूसरा आया हेट्रोट्रॉप में होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है, देखो होलोजोइक होता है पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेशन होता है। जैसे ह्यूमन या फिर कोई भी मैमल ले लो, क्या कहते हैं, पहले फूड को खाते हैं, हम क्या कहते हैं, पहले फूड को खाते हैं, माउथ में फूड जाता है और फिर यहाँ पे हल्का फुल्का डाइजेशन होता है फूड का और फिर स्टमक में जाता है और अच्छे से डाइजेशन होता है। तो फूड को पहले क्या किए, इंजेस्ट किए, इंजेशन हुआ, इंजेस्ट किए फिर जाके डाइजेस्ट किए, राइट। तो ये हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो इसमें भी ये भी हेट्रोट्रॉपिक है, क्योंकि हम भी जैसे ह्यूमन है, हम अपना खाना खुद थोड़ी बनाते हैं, हम वेजिटेबल, मीट, एग, इन सब दूसरे जो फूड है, जो दूसरे न्यूट्रिशन है उसको इनटेक करते हैं। यानी कि प्लांट भी क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस से, लेकिन हम वेजिटेबल्स खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, राइट। तो इसीलिए ह्यूमन जो है हम क्या हो गए, होलोजोइक हो गए। बट ह्यूमन एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं करता है। एब्जॉर्प्टिव में क्या होता है, पहले फूड को डाइजेस्ट किया जाता है सराउंडिंग में और फिर इंजेस्ट किया जाता है। चलो समझ में आ गया, अब मैं मिटाता हूं। अब मूव करते हैं मिक्सोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। मिक्सोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखो लाइट, अगर लाइट प्रेजेंट है, कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि लाइट के प्रेजेंस में न्यूट्रिशन बना रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक। ओके, बट अगर वही ऑर्गेनिज्म जिस सराउंडिंग में प्रेजेंट है वहां पे वो सराउंडिंग में लाइट नहीं है, लाइट चला गया और अंधेरा हो गया, डार्क, तो अब वही ऑर्गेनिज्म जो था, वही ऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जाम्पल में अगर दूं तो यूग्लिना क्या होते हैं, मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यूग्लिना क्या करते हैं, फोटोट्रॉप की तरह बिहेव करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन जैसी अंधेरा हो गया तो अब यूग्लिना क्या करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि उसके आसपास जो फूड है, यूग्लिना के आसपास जो स्मॉल स्मॉल फूड पार्टिकल्स है, उसे क्या करते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं। तो यूग्लिना में हमें ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देता है। ऑटोट्रॉपिक में कैसा, फोटोट्रॉफ टाइप का होता है यूग्लिना, और हेट्रोट्रॉपिक की बात करें तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है यूग्लिना। कब कब करता है होलोजोइक, जब डार्क सराउंडिंग में प्रेजेंट है, और अगर उस सराउंडिंग में लाइट प्रेजेंट है तो एज अ ऑटोट्रॉफ की तरह एक्ट करता है, अपना न्यूट्रिशन जो होता है वो खुद बनाता है। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन में देखो क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दो तरह का रिप्रोडक्शन
परफॉर्म करता है, एक असेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। तो इस क्राइटेरिया को भी ध्यान में रखा था आर.एच. व्हिटेकर ने। तो आर.एच. व्हिटेकर ने रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया को भी नज़र में रखा था जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे इन पांचों किंगडम का, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, या फिर कौन सा किंगडम के ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, या कौन सा किंगडम के ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मूविंग ऑन, जो पांचवा क्राइटेरिया था वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि कौन सा किंगडम जो है या कौन सा किंगडम का ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रिमिटिव है, और कौन सा किंगडम या कौन सा किंगडम का ऑर्गेनिज्म जो है वो एडवांस्ड है। मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म या फिर कौन सा किंगडम किस किंगडम से बन के आया है। ठीक है, तो पास्ट, प्रेजेंट, ये जो है पास्ट के जो ऑर्गेनिज्म कौन से, प्रिमिटिव कौन से, प्रेजेंट में एडवांस्ड कौन से, ये जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इसको भी ध्यान में रखा था आर.एच. व्हिटेकर ने जब वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रहे थे। मूविंग ऑन, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसमें तुम्हें 5 किंगडम दिखाई दे रहे होंगे जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफाई किया था। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा एनिमेलिया और पांचवा प्लांटिया। अब देखो 5 क्राइटेरिया इस्तेमाल किया था आर.एच. व्हिटेकर ने इस क्लासिफिकेशन में। पहला क्या था, सेल स्ट्रक्चर। कहा था कि 2 तरह के सेल होंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एक यूकैरियोटिक जो कि कॉम्प्लेक्स टाइप का सेल होता है, और दूसरा प्रोकैरियोटिक सेल जो कि थोड़ा सिंपल टाइप का होता है। तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही किंगडम आता है, मोनेरा। ओके, मोनेरा। जितने भी मोनेरा है, जो भी ऑर्गेनिज्म मोनेरा के अंदर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। और यूकैरियोट्स क्या क्या हो गया हमारा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया की तरफ, जो कि है बॉडी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो इसके नीचे, इस लाइन के नीचे, ये जो लाइन है इसके नीचे जितना भी किंगडम है वो सब क्या है, यूनिसेलुलर है। तो प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा हो गया यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। और हमारा मोनेरा क्या है, मोनेरा हो गया यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स। ओके, तो ये लाइन का मतलब समझना कि ये लाइन यहाँ पे क्यों है। बट अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो इस लाइन के ऊपर जितने भी किंगडम है वो सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। यानी कि फंजाई के अंदर जितना भी ऑर्गेनिज्म आएगा वो सब के सब, फंजाई के जितने भी मेंबर है सब मल्टी सेलुलर होंगे। वैसे एनिमेलिया के केस में भी होगा और प्लांटिया के केस में भी होगा। मूविंग ऑन, तीसरा हमारा क्राइटेरिया था फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब प्रिमिटिव कौन से ऑर्गेनिज्म है या कौन सा किंगडम है, और एडवांस्ड कौन से। तो ये जो रेड एरो तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पे, ये रेड एरो, ये फाइलोजेनी को डिपिक्ट कर रहा है। यानी कि मोनेरा सबसे प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव। ओके, और फिर इससे इवॉल्व होकर आया प्रोटिस्टा, फिर प्रोटिस्टा से आया फंजी, एनिमेलिया और प्लांटिया। तो ये फाइलोजेनी, ये जो एरो है रेड एरो, ये फाइलोजेनी को बता रहा है यहाँ पे। चौथा है रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन क्या है, देखो मोनेरा जो है ना, मोनेरा जितने भी मोनेरा है, मोनेरा में ज्यादातर बैक्टीरिया पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि जितने भी मोनेरा है वो सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ में शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाई देता है। कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि ज्यादातर जो मोनेरा है वो सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, बट कुछ कुछ जो मेंबर होते हैं मोनेरा के उनमें सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या देखोगे तुम, 2 बैक्टीरिया है, ठीक है, 2 बैक्टीरिया और एक बैक्टीरिया से जीन जा रहा है, ये बैक्टीरिया 1 है और ये 2 है, और ये जीन जा रहा है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, ये जो जीन है, जो डीएनए है। ओके, तो एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हुआ ना, दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हुआ है, मतलब 2 मेंबर इन्वॉल्व हुआ है सेम स्पीशीज का। तो देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको तुम कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ज्यादातर लेकिन मोनेरा जो करेंगे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, लेकिन प्रोटिस्टा में, प्लांटिया में, एनिमेलिया में, फंजाई में, इनमें तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे 5वें क्राइटेरिया की तरफ, जो कि है न्यूट्रिशन। देखो यहाँ पे तुम्हें एक ये एरो दिखाई दे रहा होगा, ये एरो क्या, देखो पहले देखो, फंजाई जितने भी होते हैं सब हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ओके, हेटेरोट्रॉपिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, और उसमें भी ये एब्जॉर्प्टिव होता है। एब्जॉर्प्टिव मतलब वही मैंने बोला था, पहले क्या करेंगे, पहले डाइजेशन करते हैं फूड का,
फिर उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोट्रॉपिक भी कहते हैं ऑब्जर्वेटिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को, जो कि आता है हेट्रोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। वैसी एनिमेलिया जो होते हैं वो भी हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, होलोजोइक होते हैं, पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं फिर पेट में ले जाकर डाइजेस्ट करते हैं। प्लांटिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक में भी क्या होते हैं, फोटोट्रॉपिक, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं। होलोफाइटिक होते हैं, होलो मतलब होल, फाइटिक मतलब प्लांट। ज्यादातर प्लांट आता है ना, प्लांटिया में तो क्या प्लांट ही है ना। तो प्लांट क्या है, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देता है प्लांट में, फोटोट्रॉपिक, जो कि आता है ऑटोट्रॉप के अंदर। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन, अपना खाना खुद बनाते हैं, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते। बट अब ये एरो देखो, एक मिनट को थोड़ा सा मिटाने दो, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा लग रहा है स्लाइड। अब देखो ये एरो क्या डिपिक्ट कर रहा है, जो मोनेरा से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ हेट्रोट्रॉप एब्जॉर्प्टिव पे आके खत्म हो रहा है। ये डिपिक्ट कर रहा है कि मोनेरा में हमें हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देता है, लेकिन सिर्फ एब्जॉर्प्टिव, होलोजोइक नहीं। देखो होलोजोइक की तरफ कोई एरो नहीं जा रहा है, लेकिन एक और एरो जा रहा है जो कि फोटोट्रॉपिक की तरफ जा रहा है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मोनेरा में दिखाई देगा। किस तरीके का, फोटोट्रॉपिक, यानी कि लाइट का इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। बट मोनेरा में हमें कीमोसिंथेसिस भी दिखाई देता है, यानी कि कीमोट्रॉफ भी होते हैं कुछ कुछ मोनेरा, यानी कि केमिकल का इस्तेमाल करते हैं अपना न्यूट्रिशन बनाने के लिए। कीमोसिंथेसिस हमें सिर्फ मोनेरा में ही दिखाई देगा और यहाँ पे किसी भी किंगडम में नहीं दिखाई देगा। मूविंग ऑन, प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में देखो ये एरो पास हो रहा है यहाँ से, यानी कि प्रोटिस्टा में हेट्रोट्रॉपिक एब्जॉर्प्टिव टाइप भी होता है, यानी कि प्रोटिस्टा के जो कुछ कुछ मेंबर होते हैं वो पहले पचाते हैं फिर खाते हैं। और साथ ही साथ ये एरो देखो, यानी कि प्रोटिस्टा के कुछ कुछ मेंबर जो है वो हेट्रोट्रॉपिक होलोजोइक भी होते हैं, पहले खाना खाते हैं फिर पचाते हैं। और तो और प्रोटिस्टा के कुछ कुछ मेंबर जो होते हैं वो फोटोट्रॉपिक भी होते हैं, ऑटोट्रॉप में आते हैं। तो एक तरीके से प्रोटिस्टा में क्या होता है, होलोजोइक, एब्जॉर्प्टिव और फोटोट्रॉपिक तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देता है। और मोनेरा में भी तीन, कौन सा, हेट्रोट्रॉपिक में एब्जॉर्प्टिव, ऑटोट्रॉपिक में फोटोट्रॉपिक टाइप ऑफ, और एक कीमोसिंथेसिस। अगर एक क्वेश्चन आया कि इन सारे किंगडम में से कौन से किंगडम में सबसे ज्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देता है, तो तुम देखोगे प्रोटिस्टा में भी तीन है, ठीक है, मोनेरा में भी तीन है, प्लांटिया में एक है, एनिमेलिया में एक है, फंजाई में भी सिर्फ एक है। ओके, तो अब इन दोनों में कंपैरिजन करो। इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो एक चीज मैं तुम्हें यहाँ बताना चाहता हूँ, प्रोटिस्टा का ही मेंबर है यूग्लिना, और हमने कहा था यूग्लिना में एक स्पेशल टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देता है जिसे कहते हैं मिक्सोट्रॉफ। तो यानी कि अब टोटल प्रोटिस्टा में तीन के जगह चार मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ गया। तो सबसे मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें प्रोटिस्टा में दिखाई देगा। अगर ऐसा एमसीक्यू आता है तो समझ जाना। अगर ऑप्शन में प्रोटिस्टा नहीं है, सिर्फ फंजाई है, एनिमेलिया है, प्लांटिया और मोनेरा है, तो सिर्फ मोनेरा को सिलेक्ट करोगे। लेकिन ऑप्शन में अगर प्रोटिस्टा भी है तो प्रोटिस्टा को सिलेक्ट करके आना मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ओके, नाउ मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं मेजर इकोलॉजिकल रोल का, यानी कि ये जो फंजाई है, एनिमेलिया और प्लांटिया है, इनका मेजर इकोलॉजिकल रोल क्या है, इकोलॉजी में क्या रोल प्ले करते हैं। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन है। ये जो फंजाई है ये इन्वायरमेंट में किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, और ये एनिमेलिया और ये प्लांटिया। देखो फंजाई जो होते हैं वो ज़्यादातर डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स मतलब देखो ऑर्गेनिक मैटर को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को, जैसे कोई प्लांट मर गया, ठीक है, और वो मिट्टी में चला गया, या कोई इंसान मर गया तो हम उसे दफना देते, या कोई जानवर मर गया और वो मिट्टी में चला गया, तो क्या था, वो ऑर्गेनिक था। तो इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ के इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं। अब तुम एक बात बताओ, ये जो इनऑर्गेनिक मैटर है इसी को प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, खाना को प्रोड्यूस करते हैं। तो कैसे, मैंने कहा था ना फोटोट्रॉपिक में क्या होता है, इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि देखो कैसे रिलेटेड है,
फंजाई डिकम्पोज करेगा ऑर्गेनिक मैटर को, डेड ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक में तोड़ेगा। और प्रोड्यूसर्स जैसे प्लांट, ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर को जो कि डिकम्पोजर ने तोड़ा था उसे यूटिलाइज करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। और ये जो प्रोड्यूसर्स है ना, प्रोड्यूसर ये जो प्लांट है, इसी को कंज्यूम करते हैं कौन, एनिमेलिया। जैसे बहुत सारे क्या हो गया, हर्बीवोर हो गए, वो क्या करते हैं, जैसे काऊ हो गया, काऊ क्या एक एनिमल है, और प्रोड्यूसर क्या, प्लांट हो गया। तो काऊ क्या करता है, प्लांट को खाता है, तुम्हें पता ही है, प्लांट को खाता है। तो एनिमेलिया क्या करते हैं, वो बेसिकली कंज्यूमर्स होते हैं। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस किए है, जो फूड बनाए हैं, ग्लूकोज जो बनाए हैं, उसी को कंज्यूमर्स खा लेते हैं। और फंजाई क्या करते हैं, वो डिकम्पोजर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना कि इकोलॉजिकल रोल फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटिया का क्या है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू व्हिटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहला है सेल वॉल। अब एक चीज देखो, फंजाई जो है, एक मिनट, ये अगर मैं ऐसे एरो बना दूं, देखो फंजाई, हाँ, फंजाई में जो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं ना, सेल वॉल, वो काइटिनस होते हैं, चिटिन के बने होते हैं। चिटिन क्या है, एक तरह का पॉलीसैकेराइड है, यानी कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े ही होंगे, कार्बोहाइड्रेट है, राइट। तो सेल वॉल बने होते हैं फंजाई में किसका, चिटिन का। और एनिमेलिया में हमें पता है सेल वॉल एब्सेंट होता है, राइट। प्लांटिया का बात करें तो उसमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है, यानी कि सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज भी क्या है, एक तरह का पॉलीसैकेराइड है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा में सेल्यूलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। अगर प्रेजेंट है तो देखो, प्रोटिस्टा के सारे मेंबर में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, कुछ कुछ में ही होता है, और अगर होता भी है तो सेल्यूलोजिक होता है, राइट। अब बात करते हैं मोनेरा। मोनेरा में जो सेल वॉल होता है, मोनेरा का मेंबर क्या होता है, ज्यादातर हम क्या देखते हैं मोनेरा में, हम ज्यादातर देखते हैं बैक्टीरिया, राइट। फिर हम देखते हैं क्या, माइकोप्लाज्मा। याद रखना माइकोप्लाज्मा मोनेरा के ऐसे मेंबर है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, राइट। और बैक्टीरिया की हम बात करें तो उसमें जो सेल वॉल होता है वो पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड का बना होता है। पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड को एक साथ कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। यानी कि मोनेरा में, बैक्टीरिया में जो हमें सेल वॉल दिखाई देता है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का। और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, पॉलीसैकेराइड और अमाइनो एसिड को ही एक साथ पेप्टाइडोग्लाइकेन कहा जाता है। नाउ मूविंग ऑन। अब एक चीज देखो यहाँ पे, रुको ये मिटाने दो थोड़ा। अमीबा एंड पैरामीशियम जो थे उनमें क्या था, डोंट हैव सेल वॉल, उनमें सेल वॉल नहीं था। एंड वेर इनिशियली प्लेस्ड इन एनिमेलिया, क्योंकि हमें पता है जिन जिन ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल एब्सेंट है उसे हम एनिमेलिया में डाल देंगे। तो अमीबा और पैरामीशियम को भी पहले अकॉर्डिंग टू टू सिस्टम क्लासिफिकेशन सेल वॉल ना होने के कारण एनिमेलिया में डाला गया था, ठीक है। और क्लोरेला एंड क्लमाइडोमोनास जिनके अंदर सेल वॉल होता है, उसके बेसिस पे इनिशियली क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास को प्लांटिया में डाला गया था अकॉर्डिंग टू टू सिस्टम क्लासिफिकेशन। क्योंकि पहले के समय में जब क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ दो ही किंगडम था, प्लांट और एनिमेलिया। किसके बेसिस पे, जिनके पास सेल वॉल है उनको प्लांटिया में डाल दो। तो क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास के पास सेल वॉल था तो उन्हें प्लांटिया में डाल दिया। अमीबा और पैरामीशियम के पास सेल वॉल नहीं था तो उसे एनिमेलिया में डाल दिया। बट नाउ डेज आफ्टर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया आर.एच. व्हिटेकर ने, तो अमीबा, पैरामीशियम, क्लोरेला एंड क्लमाइडोमोनास को प्लेस कर दिया गया प्रोटिस्टा में, बिकॉज दे आर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। पता चला कि अरे जो अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लोरेला है, क्लमाइडोमोनास है, ये तो यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स है। और तुम देखो यहाँ पे यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स कौन है, प्रोटिस्टा है। तो बाद में जाके क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास, अमीबा और पैरामीशियम को हमने प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया जब आर.एच. व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन हुआ तब। नाउ मूविंग ऑन। अब देखो आर.एच. व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। पहला था कि आर्कीबैक्टीरिया वेर प्लेस्ड अंडर मोनेरा। देखो मोनेरा किंगडम के अंदर हमने बैक्टीरिया को प्लेस किया था, ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया है। फिर माइकोप्लाज्मा ऐसे मोनेरा जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। और फिर आर्कीबैक्टीरिया,
आर्कीबैक्टीरिया, ये सब ऐसे मेंबर्स है जो कि हमने किंगडम मोनेरा में डाला था। बट एक ड्रॉबैक था कि आर्कीबैक्टीरिया को मोनेरा के अंदर प्लेस नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं दे आर फाउंड इन वेरी हार्श इन्वायरमेंट्स, ऐसे इन्वायरमेंट्स जहाँ का टेम्परेचर 80 डिग्री से ज़्यादा होता है और जहाँ का पीएच 2 होता है। कितना एसिडिक होता है सोचो। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, आर्कीबैक्टीरिया एक ऐसा मेंबर है जिसको हम लोग हैबिटेट के बेसिस पर अगर देखा जाए तो बड़े ही हार्श इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो इन्हें मोनेरा के अंदर रखना सही नहीं माना गया, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, एकदम मतलब क्या कहते हैं, जहाँ पे नॉर्मल लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, जहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ रह ही नहीं सकता, ऐसे कंडीशन में आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इसीलिए एक ड्रॉबैक था कि आर्कीबैक्टीरिया को मोनेरा के अंदर नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि मोनेरा के और भी जो मेंबर हैं बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा वो तो उतने हार्श कंडीशन में नहीं रहते, बट आर्कीबैक्टीरिया तो कुछ ज़्यादा ही हार्श इन्वायरमेंट में रह रहे थे। तो ये एक ड्रॉबैक था। दूसरा था आर.एच. व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसने क्या किया, डिड नॉट मेंशन अबाउट वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस एंड प्रायॉन्स। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे मेंबर्स है जिनके बारे में आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई बात ही नहीं किया गया। तो अब देखो, वायरस, वायरॉइड्स या विरॉइड्स और प्रायंस ये तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्लासिफाई किया ही नहीं जा सकता। वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायंस का क्लासिफिकेशन हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये नॉन सेलुलर है, इनके बॉडी में सेल है ही नहीं। तो बिना सेल के कैसे तुम पूरा जितना देखो ना, पहला ही जो क्राइटेरिया वो सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, दूसरा है मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर। तो हम वायरस, वायरॉइड्स और प्रायंस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका क्लासिफिकेशन हो ही नहीं सकता। बात करें लाइकेंस की, तो लाइकेंस आर कॉम्पोजिट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लाइकेंस दो तरह के ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है, दो मेंबर के ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर शो करता है, एक एल्गी और एक फंजाई। एल्गी जो होता है वो प्लांट में पाया जाता है, मतलब प्लांट के किंगडम के अंदर आता है एल्गी, ओके, प्लांट किंगडम के अंदर। तो लाइकेन क्या, एक तरह से देखा जाए तो एल्गी यानी कि प्लांटिया और फंजाई का दो तरह का कैरेक्टर शो कर रहा था, तो इसे भी क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक क्या था, डिमेरिट था, ड्रॉबैक था आर.एच. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन का। तो देखो, ये सेकंड नंबर वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि वायरस, विरॉइड्स और प्रायंस जो है ये तो नॉन सेलुलर है, इनका क्लासिफिकेशन हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से लाइकेंस का भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉम्पोजिट ऑर्गेनिजम्स है, दो तरह के किंगडम का फंक्शन शो करते हैं, एक प्लांटिया जो कि एल्गी जो है जो कि प्लांटिया में आता है एक किंगडम, और दूसरा फंजाई। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं कर सकते, लेकिन इस फर्स्ट वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आर्कीबैक्टीरिया वर प्लेस्ड अंडर मोनेरा, तो इसको हटाओ, निकाल के फेंको मोनेरा से। तो फर्स्ट ड्रॉबैक को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे 3 डोमेन भी कहा जाता है। 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये किस लिए आया था, ताकि ये जो पहला ड्रॉबैक है इसका सोल्यूशन मिल सके। अब देखो, 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था आर.एच. व्हिटेकर के बाद, जो कि दिया था कार्ल ऊस ने। कार्ल ऊस ने क्या दिया था, 3 डोमेन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें कार्ल ऊस ने क्या किया, 3 डोमेन बनाया ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ आरएनए। अब ये सीक्वेंस ऑफ आरएनए के बेसिस पे कैसे बनाया, देखो, सीक्वेंस ऑफ आरएनए कैन ओनली बी एनालाइज्ड और रेड बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसमें इतना दिमाग मत लगाना, कंप्यूटर से रीड किया जाता है सीक्वेंस ऑफ आरएनए का, और उसके बेसिस पे 3 डोमेन बनाया था कार्ल उसने। तो बस अभी तक इतना ही तुम ध्यान में रखो कि किस चीज के बेसिस पे कार्ल उसने 3 डोमेन बनाया था, ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ओके। 3 डोमेन क्या था, पहला था आर्किया, दूसरा था बैक्टीरिया, तीसरा था यूकैरिया। अब उसके बाद इन 3 डोमेन के अंदर 6 किंगडम बनाया। कैसे कैसे, देखो, आर्किया के अंदर एक किंगडम डाल दिया आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर दूसरा किंगडम डाल दिया मोनेरा, और यूकैरिया के अंदर बाकी का 4 किंगडम डाल दिया। क्या था, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा फंजाई, पांचवा प्लांटिया, छठा एनिमेलिया। तो देखो, 3 डोमेन है, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया, और इन 3 डोमेन के अंदर है 6 किंगडम। पहला आर्की बैक्टीरिया, दूसरा मोनेरा जो कि बैक्टीरिया के अंदर है, और यूकैरिया के अंदर बाकी के 4 किंगडम। तो इस देखो, इस तरीके से क्या हुआ, मोनेरा के अंदर से आर्की बैक्टीरिया निकल गया, और आर्की बैक्टीरिया का एक खुद का एक नया डोमेन बन गया आर्किया, और उसके अंदर आर्की बैक्टीरिया को डाल दिया गया।
बैक्टीरियल डोमेन के अंदर सारे मोनेरा को डाल दिया गया और यूकैरिया डोमेन के अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया जिनको डाल दिया गया। बट एक नोट है यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी बुक जो है वो फॉलोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। हम इस बुक में आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे, आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हमने क्या आर.एच. व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम एनसीईआरटी ने पूरा सब कुछ आगे लिखा है। तो ये तो चीज बस एक तुम दिमाग में डाल लो कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का नीड क्यों पड़ा और 3 डोमेन क्यों बनाए गए। ठीक है, 3 डोमेन इसलिए बनाए गए ताकि आर्किबैक्टीरिया को मोनेरा के अंदर से निकाल के दूसरी जगह रखा जाए, क्योंकि आर्किबैक्टीरिया बहुत हार्श इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, बट हम इस बुक में आगे जो पढ़ेंगे, जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, जो प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे, प्लांटिया पढ़ेंगे, एनिमिलिया पढ़ेंगे, वो सब आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही पढ़ेंगे। ओके, आर.एच. व्हिटेकर में क्या क्या था? आर.एच. व्हिटेकर का याद करो, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, मोनेरा से क्या प्रोटिस्टा आया था, एवोल्यूशन होके फिर प्रोटिस्टा के बाद क्या था हमारा, फंजाई था, प्लांटिया था और एनिमेलिया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम किससे स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे पहले मोनेरा से। मोनेरा किंगडम कंप्लीट करने के बाद प्रोटिस्टा किंगडम कंप्लीट करेंगे, फिर फंजाई किंगडम कंप्लीट करेंगे, फिर प्लांट किंगडम में हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका फर्दर प्लांट के अंदर क्या क्या वो सब कुछ पढ़ेंगे। फिर एनिमल किंगडम का जो है एनिमल्स के बारे में, एनिमल किंगडम में जो जो फाइलम है, क्लास है, वो सब एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में। तो यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाना और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।